हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और हिस्ट्री का रिवीजन हम करेंगे। और यूजी नेट के एग्जाम को देखते हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को देखते हुए सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वराजियों और नो चेंजर्स यानी परिवर्तन विरोधी के बीच निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद विद्यमान था। क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए समर्थन, विधान परिषदों में प्रवेश, करों का भुगतान न करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना, असहयोग आंदोलन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जैसा कि विधान परिषदों में प्रवेश। इसकी जो डिटेल है, व्याख्या है, इसे जरूर आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो इससे बन जाएंगे। जैसा कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे स्वराजवादी असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद, ठीक है, विधान परिषदों के बहिष्कार को समाप्त कर राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे, जबकि सरकार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और अन्य परिवर्तन विरोधी नो चेंजर्स ने प्रवेश का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे आम जनता के बीच रचनात्मक कार्यों को इच्छा का मार्ग प्रशस्त होगा। 52 क्वेश्चन है। 1897 में पूना में प्लेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने प्लेग को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्लेग संबंधी, ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि प्लेग संबंधी उपायों को लेकर सरकारी अफसरों के विरुद्ध असंतोष के परिणाम स्वरूप को, ठीक है, असंतोष के परिणाम स्वरूप चापेकर जो बंधु थे, चापेकर बंधुओं ने रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, और उपयुक्त कथनों में से कौन से हैं वो सही हैं। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हम सी है, यानी एक और दो दोनों ही चीजें इसमें क्या है, सही है। ठीक है, दोनों ही बातें इसमें सही है। कथन एक सही है इसलिए कि 1897 में पूना में प्लेग फैल गया था। ठीक है, और उसके बाद सरकार को पृथककरण और घर घर तलाशी का गंभीर जो है उपाय करना पड़ा। कई अन्य नेताओं के विपरीत तिलक जो है पूना में रुके रहे और सरकार का क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, पूना में रुके रहे और क्या किया उन्होंने, समर्थन किया सरकार का। और प्लेग के विरुद्ध अपने उपायों का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को प्लेग रोगियों को पृथककरण और घर घर तलाशी का विरोध न करने की क्या की, सलाह दी थी। ठीक है, सलाह दी। और दूसरा क्या सही था कि अधिकारियों ने कठोर और निर्दयी तरीके से प्लेग से त्रस्त लोगों के साथ व्यवहार किया। जो अधिकारी थे उन्होंने कठोर व्यवहार किया जो प्लेग से त्रस्त थे और उससे परेशान थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और जिससे अधिकारियों के विरुद्ध व्यापक असंतोष पैदा हो गया था अधिकारियों के विरुद्ध। और उसके परिणाम स्वरूप 27 जून 1898 को चापेकर बंधुओं ने पूना में प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट एस्ट की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, जो चापेकर बंधु थे। ठीक है, तो दोनों ही चीजें इसमें क्या है, सही है। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समिति है एक तरफ, उद्देश्य है बटलर समिति, ब्रिटिश ताज और रियासतों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए, हंटर समिति, स्थानीय स्वशासन के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए, थर्ड है हर्टंग समिति, पंजाब से गलतियों को सुधार करने के लिए। और इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो युग्म है ये कौन सा सुमेलित है, ठीक है, ये है एक, यानी बटलर समिति सुमेलित है और ये दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक सुमेलित है, 2 और 3 हटांग समिति, हंटर समिति, हंटर आयोग जो है वो इससे सम्मिलित नहीं है। देखिए हंटर, ये जो ये सुमेलित है पहला, सर्वसत्ता और राजाओं के बीच संबंधों की जांच स्पष्टीकरण के लिए 1927 में भारतीय रियासत समिति या बटलर समिति नियुक्त की गई थी। ठीक है,
युग्म 2 है, 2 और 3 सुमेलित नहीं है कि जहां पंजाब की गलतियों और जनरल डायर की कार्रवाई की जांच करने के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। यानी हंटर जो आयोग था, हंटर समिति थी, उसका गठन किसके लिए किया गया था? जनरल डायर की कार्रवाई की जांच करने के लिए। ठीक है, जो पंजाब में 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, जहां की वहां पे सभा का आयोजन हो रहा था एक, क्योंकि 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन होता है, और उसमें जो गोलियां चलाई थी 13 अप्रैल 1919 में, तो उसके विरोध के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, उनको दबाने के लिए। और वहीं शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए हटांग समिति का गठन किया था। प्राथमिक शिक्षा के लिए ये हटांग समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बकास्त भूमि थी। ठीक है, बकास्त क्या लिखा हुआ है? बकास्त। तो बकास्त भूमि थी, ये क्या थी? वह भूमि जो अधिभोगी काश्तकारों ने लगान का भुगतान न कर पाने के कारण जमींदार के हाथों खो दी थी। वह भूमि जो भू राजस्व के भुगतान से मुक्त थी। तीसरा पॉइंट है, वह भूमि जो नील की खेती के लिए यूरोपियों को दी गई थी। और चौथा है डी पॉइंट, वह भूमि जिसमें खेती करने वालों को स्वामी माना जाता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बकास्त भूमि वह भूमि थी जिसे विशेषकर मंदी के समय उनके काश्तकार किराए की अदायगी न होने के कारण जमींदारों के हाथों खो बैठे थे, और उस भूमि पर वे फसल के हिस्सेदार के रूप में प्राय खेती किया करते थे। और कांग्रेस मंत्रालय ने किराए को कम करने और बकास्त भूमि को बहाल करने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया आरंभ की, लेकिन जमींदारों के साथ एक समझौते के आधार पर कानून में अंतर सम्मिलित फार्मूला किसान सभा के कट्टरपंथी नेताओं का को पसंद नहीं आया था। ठीक है, जो कट्टरपंथी नेता थे उन्हें पसंद नहीं आया था। और ठीक है, और उसके बाद जो नेता थे उनको पसंद नहीं है। इस कानून के तहत काश्तकारों को जमीन का कुछ हिस्सा जो था वह इस शर्त पे दिया गया कि वे जमीन के नीलामी मूल्य की आधी रकम का भुगतान करेंगे। इसके अतिरिक्त जमीन की कुछ श्रेणियों, ठीक है, कुछ श्रेणियों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। बकास्त भूमि का मुद्दा किसान सभा और कांग्रेस मंत्रालय के बीच क्या हुआ था? एक जो है बीच विवादित मुद्दा बन गया था। तो जरूर इसे पूरा व्याख्या अच्छी तरीके से पढ़ लें, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? मिशन, बैठक, उद्देश्य, परिणाम। अगस्त प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन, बंबई में एआईसीसी की बैठक। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए बेवेल योजना पर चर्चा और उसे मंजूर करने के लिए। दूसरा है, तीसरा भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 अनुसमर्थन करने के लिए इसकी बैठक। ठीक है, तो इसमें हम जो पॉइंट है इसमें क्या है? युग्म सुमेलित है पूछा है। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सुमेलित। देखिए, युग्म एक सुमेलित है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 में जैसा कि शुरू हुआ था, आया था। भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव नामक एक नया प्रस्ताव सामने रखा था, जिसके तहत अधिक भारतीयों को सम्मिलित करते हुए कार्यकारी परिषद का विस्तार करने और एक सलाहकारी युद्ध परिषद की स्थापना करने, अल्पसंख्यकों की राय को भरपूर महत्व देने और अपना खुद का संविधान युद्ध समाप्त होने के बाद बनाने के लिए भारतीयों के अधिकार को मान्यता देने का वादा किया था। और बदले में यह उम्मीद की गई थी भारत की सभी पार्टियां और समुदाय ब्रिटेन का जो युद्ध हुआ था दूसरा, उसमें प्रयास में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। ठीक है, पहला जो अगस्त प्रस्ताव है इसका ये हो गया, ये इसलिए जो है ये सुमेलित है। दूसरा है शिमला सम्मेलन, बेवेल योजना पर चर्चा और उसे मंजूर करने के लिए। तो शिमला सम्मेलन जैसा कि 1945, ठीक है, शिमला सम्मेलन 1945। शिमला में वायसराय और ब्रिटिश इंडिया के मुख्य राजनीतिक नेताओं के बीच हुई एक बैठक थी, जो भारतीय स्वशासन के लिए बेवेल योजना पर सहमति व्यक्त करने और मंजूरी देने के लिए बुलाई गई थी। तो ये भी जो है
इंपॉर्टेंट है शिमला सम्मेलन। तीसरी बात है कि कथन तीसरा जो सुमेलित है ये बंबई में एआईसीसी की बैठक। तो देखिए संघर्ष आरंभ होने का फैसला सबसे पहली बार जुलाई 1942, ठीक है, जुलाई है ये, जुलाई 1942 में वर्धा में एक बैठक में लिया गया था, लेकिन बंबई में ग्वालियर टैंक में अगस्त बैठक में इस फैसले का अनुसमर्थन किया गया, जहां गांधी जी ने भीड़ को संबोधित करते हुए कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, इसलिए भी सुमेलित है और ये तीनों ही चीजें इसमें सुमेलित है। और एक बार आप अच्छी तरीके से ये व्याख्या पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ऐसे पॉज कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से चीजें ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। 56 निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के उद्देश्य थे? देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष, राष्ट्रीय एकता का निर्माण, जन लामबंदी। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, कथन एक गलत है। ठीक है, कथन एक गलत है। देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष, प्रत्यक्ष संघर्ष आरंभिक राष्ट्रवादियों के एजेंडे में नहीं था। ठीक है, और आरंभिक राष्ट्रवादी पहले से स्थापित संवैधानिक जांच के भीतर संवैधानिक रूप से संघर्ष करना चाहते थे। तो जो शुरुआती में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उनका क्या था कि प्रत्यक्ष जो है संघर्ष उनका नहीं था। ठीक है, जब शुरुआत में नरम दल के लोग जो इस तरीके की लड़ाई लड़ते थे, तो ढांचे के भीतर संवैधानिक रूप से एक तरीके से क्या करना था, संघर्ष वो चाहते थे संवैधानिक तरीके से। ठीक है, कोई उनका लड़ाई झगड़े का कोई भी उद्देश्य नहीं था। वो तो जब बाद में नहीं माने तब करो या मरो आदि का नारा गांधी जी ने दिया। कथन दो सही है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता कायम करना आरंभिक राष्ट्रवादियों के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक था। आरंभिक राष्ट्रवादी इस बात से अच्छी तरह से अवगत थे कि भारत ने अभी अभी एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में प्रवेश किया था। दूसरा जैसा कि राष्ट्रीय एकता का निर्माण होना। तीसरी बात ठीक है गलत है। ठीक है, पहली गलत थी और दूसरी क्या है वो सही है। तीसरी गलत है कि राजनैतिक मांगों सामान्य प्रकृति की भी थी जिनमें जन लामबंदी का क्या था, अभाव था। 57 क्वेश्चन। 57 निम्नलिखित में से कौन से कथन अंग्रेजों द्वारा प्रयुक्त नरमपंथियों को दुत्कारने की बजाय उन्हें अपने साथ लेने की नीति ठीक है के संबंध में सही है? द पॉलिसी ऑफ द करेक्ट एंड द स्टिक। यह दमन समझौता और मिलन की नीति थी। कांग्रेस ने नरमपंथियों और गर्मपंथियों को भी विभाजन पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया था। नीचे दिए कूट के प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। एक और दो दोनों ही इसमें सही हैं। ठीक है, दोनों ही इसमें सही है। तो नरम पंथियों को दुत्कारने की बजाय उन्हें अपने साथ लेने की नीति भारतीय राज्य सचिव जॉन मार्ले द्वारा अपनाई गई थी। नरम पंथियों का मजाक उड़ाने के बजाय इस नीति के तहत उन्हें साथ लेने का तरीका अपनाया गया, इसलिए कथन एक सही है। दुत्कारने की बजाय उन्हें अपने साथ लेने की नीति के नाम से मशहूर यह नीति त्रिआयामी थी और इसे दमन समझौता और मिलन नीति भी कहा जाता है। दूसरी बात सही है कि पहले चरण में गर्मपंथियों का दमन किया जाना था ताकि नरमपंथी भयभीत हो जाएं। उसके बाद नरमपंथियों को कुछ रियायतों और वादा अर्थात उनके साथ समझौता से शांत करना था और यह संकेत देने होते थे कि यदि उन्होंने चरमपंथियों से खुद को अलग कर लिया तो आगे और रियायतें दी जाएंगी। 58 क्वेश्चन है 1940 के अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है इसमें पहली बार संविधान बनाने के अधिकार भारतीयों के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। इसमें भारत के लक्ष्य के रूप में डोमिनियन स्टेट की बात की गई। तीसरा पॉइंट है इसने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मुस्लिम लीग की मांग को सशक्त किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों ही चीजें इसमें सही हैं। जैसा कि अगस्त प्रस्ताव ने संविधान का स्वरूप निर्धारित करने के प्राकृतिक अधिकार को मान्यता देकर स्पष्ट रूप से डोमिनियन स्टेट का वचन देकर वर्तमान स्थिति के ऊपर एक प्रगतिशील कदम को चिन्हित किया था। हालांकि पुनः पुष्टि की गई कि अल्पमत को पूरा बल दिया जाएगा जिसने प्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों के लिए राज्य की मुस्लिम
लीग की मांग का क्या किया था, समर्थन किया था, और इस कारण से कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। स्पष्ट कारणों से मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। ठीक है, नेक्स्ट है 59, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पुनर्संगठित करने हेतु पेवेल योजना 1945 में प्रस्तावित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव थे? पहला पॉइंट है, अपवाद के रूप में गवर्नर जनरल को छोड़ कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे। दूसरा पॉइंट है, हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होना था। तीसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह पर अपने वीटो का प्रयोग करना था। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। जैसा कि 1945 में बेवल योजना प्रस्तावित की गई ताकि गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद का पुनर्निर्माण के नए संविधान तैयार किया जाए, और इसके प्रमुख प्रस्ताव थे गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति के अपवाद के साथ कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे, हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होना था, पुनर्संगठित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के भीतर अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना था, और गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करना था, और कार्यकारी परिषद में नामांकन के लिए वायसराय के समझ विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को संयुक्त सूची प्रस्तुत करनी थी। यदि संयुक्त सूची संभव न हो तो प्रथम सूची प्रस्तुत की जानी थी। ये सब चीजें थी। 60 क्वेश्चन है, अंतिम रूप से युद्ध जीत लेने के बाद नए संविधान पर वार्ता के लिए संभावनाएं खुली रखी जानी थी। ठीक है, ये 60 क्वेश्चन है। 1927 के दिल्ली प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें मुसलमानों की स्थिति पर जांच करने के लिए विशेष समिति गठित की गई थी, और इसमें सिंध को अलग प्रांत बनाने की मांग की गई थी। तीसरा पॉइंट है, इसमें केंद्रीय विधानमंडल में हिंदुओं की भांति मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व की मांग की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? और केवल सी सही है, यानी जो है केवल दूसरा इसमें सही है। मुस्लिम हितों के विषय में ब्रिटिश सरकार को संयुक्त प्रस्ताव देने के दिसंबर 1927 में दिल्ली में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता एकत्र हुए, जिन्होंने 4 प्रस्ताव तैयार किए थे, जिन्हें सामान्यतः दिल्ली प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। किस प्रस्ताव के रूप में? दिल्ली प्रस्ताव के। यह है, सिंध को अलग प्रांत बनाया जाना चाहिए, उत्तर पश्चिम सीमांत को अन्य प्रांतों के समकक्ष माना जाना चाहिए, और मुसलमानों का केंद्रीय विधानमंडल में 33% प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और चौथा है, पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधि अनुपात जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए। तो मैंने करीब 51 से 60 क्वेश्चन तक, यानी 10 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करा दिया है, और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। कमेंट जरूर करिएगा अगर पसंद आए वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।